हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर सेकंड एसएसटी के लिए रहने वाली है। इससे पहले हम एसएसटी के लिए 19 प्रैक्टिस सेट क्लास कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज के लिए पहला प्रश्न। और आज के लिए जो पहला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 17। आइए समझते हैं राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां थी। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया गया है कि कन्नौज थी या मान्यखेड़ थी या तंजावुर थी या दिल्ली थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझने वाले हैं, मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। और साथ में इससे पहले वाला जो हमारा प्रश्न था, ठीक है, जो हमने इससे पहले वाले क्लास में करा था वो हमने त्रिपक्षीय संघर्ष को समझा था। अगर साथियों हम बात करें कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये किसके बीच हुआ था और क्यों हुआ था, ठीक है, संघर्ष, तो इसे भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो उस समय का जो भारत था वो कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार के आइसक्रीम के आकार का था। और अगर हम बात करें कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ ये किसके लिए हुआ, तो ये कन्नौज के लिए हुआ। तो यहां पर क्या था, कन्नौज था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो कन्नौज है, कन्नौज का जो साम्राज्य है वो क्या पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था। और इसलिए कन्नौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। ठीक है, अब हम समझने वाले कि किन किन के मध्य हुआ। तो यहां पर कौन थे, गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है, और यहां पर कौन थे, पाल वंश के थे। और यहां पर कौन, राष्ट्रकूट। और यहां पर कौन, चोल वंश। तो जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था, तो वो ये यहां से कौन हो जाएंगे, ये जो गुर्जर प्रतिहार है वो कन्नौज को जीतना चाहेंगे। और यहां से जो राष्ट्रकूट है वो भी कन्नौज को जीतना चाहेंगे। और यहां से जो ये पाल वंश है ये भी क्या करना चाहेंगे, कन्नौज को जीतना चाहेंगे। लेकिन जो चोल वंश है, चोल वंश इनसे क्या है, दूर है। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या नहीं था, शामिल नहीं था। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें मान्यखेड़, तो मान्यखेड़ किसकी राजधानी थी, तो जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेड़ थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, राष्ट्रकूट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं प्रश्न नंबर 18 को। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि त्रिपक्षीय संघर्ष त्रिकोणीय युद्ध में कौन सा राजवंश क्या नहीं था, शामिल नहीं था। अभी अभी इसलिए इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें हमने यही समझा था। तो हमें पहला दिया गया कि पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, और अगला है कि चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, और गुप्त, हर्ष और पाल। और अगला है कि मौर्य और शुंग और कुषाण। तो साथियों हमें बताना है कि कौन कौन त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल थे। तो अगर हम बात करें कौन कौन थे, तो पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 से साथियों कि कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष क्यों हुआ, कि जो कन्नौज है, कन्नौज को जो त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष है ये क्यों हुआ, क्योंकि कन्नौज कहां है, गंगा के आसपास है। और गंगा के आसपास वाला जो इलाका है वो कैसा है, बहुत उपजाऊ है। ठीक है, और इसीलिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला दिया गया है कि क्योंकि यह एक धार्मिक केंद्र था। अगला है कि क्योंकि यह व्यापार और शक्ति का केंद्र था। और अगला है कि क्योंकि यह समुद्र तट पर था। ठीक है, अगला है कि क्योंकि यह सोने का क्या था, खदानें थी, यहां पर सोने की खदानें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 20, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि पाल वंश के शासकों ने किस धर्म को प्रोत्साहन दिया। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पाल
वंश है, पाल वंश के जो शासक है, उन्होंने किस धर्म को क्या किया दोस्तों, प्रोत्साहन दिया। पहला दिया गया हमें जैन धर्म, अगला दिया गया है बौद्ध धर्म, अगला दिया गया है शैव धर्म, अगला है कौन सा, वैष्णव धर्म। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जो पाल वंश है, पाल वंश के जो शासक है, उन्होंने कौन से धर्म को प्रोत्साहन दिया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 20, आइए समझते हैं। और जैसे जैसे साथियों हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्नों को जो लेवल है वो भी बढ़ते जाएंगे, इसलिए आप एक कॉपी और पेन जरूर लेकर रखें और उसमें क्या करते जाएंगे, अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, 20 प्रश्न कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 से 20 तक नंबरिंग करेंगे। पहला प्रश्न सही होने पर इस प्रकार से क्या करते रहेंगे, टिक लगाते रहेंगे। और ऐसा करने से आप क्लास के अंत में पाएंगे कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने से आप अपने तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाएं किस राजवंश के काल में बनाई गई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं ये किस राजवंश की है और किस काल की है। ठीक है, तो यहां पर हमें पहला दिया गया कि पाल वंश, और अगला है राष्ट्रकूट, अगला है गुज्जर प्रतिहार और चोल वंश। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये एलोरा की गुफाएं हैं इनके भित्तियों में किसके चित्र बने हैं, तो विष्णु भगवान के चित्र बने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और विष्णु भगवान को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है जो एलोरा की गुफाएं मिली है। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 22। आइए देखते हैं, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को किस लिए जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला दिया गया है कि युद्धों के लिए जाना जाता है, अगला है कि कला और साहित्य के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, अगला है कि समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता है, अगला है कि धार्मिक सुधारों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जो राष्ट्रकूट के शासक कौन है, अमोघ वर्ष है, ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये कला और जो साहित्य है इसके संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। और इस समय के बहुत सारे क्या मिले हैं, मंदिर भी मिले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 23। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है कि पाल वंश ने किस क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पाल वंश है, पाल वंश ने किस क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की। अगर हम इस प्रकार से उस समय का मैप देखें तो मैप कुछ किस प्रकार का था, इस प्रकार का था। और हमने समझा था कि यहां पर क्या है, कन्नौज है, और कन्नौज के बगल में ही यहां पर क्या है, पाल वंश है। ठीक है, तो हमें पहला ऑप्शन दिया गया कि दक्षिण भारत, अगला है कि पश्चिम भारत, और अगला है कि मध्य भारत, अगला है पूर्वी भारत। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी भारत। क्योंकि जो पाल वंश है, पाल वंश कहां है, लगभग क्या कह सकते हैं कि पूरब की ओर है। तो ये पूरब जो भारत है इधर को ये क्या करेंगे साथियों, अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे या स्थापित करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 24। आइए समझते हैं, प्रश्न नंबर 24 है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। ठीक है, हमें बताना है कि जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार का सबसे जो प्रसिद्ध शासक है वो कौन था, ध्रुव और गोविंदतीर्थ और यशोवर्मन, और अगला है कि महीर भोज। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 है, महीर भोज, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चोल वंश की राजधानी क्या थी। हमें बताना है कि चोल वंश की राजधानी क्या थी। तो यहां पर भी हमें मैप में दिखाया गया है कि ये कौन सा राष्ट्रकूट है, और ये कौन सा गुर्जर प्रतिहार है, और ये कौन सा है चोल वंश। यहां पर हो जाएगा भाई। ठीक है, चोल वंश यहां पर हो जाएगा, और अगर हम बात करें पाल वंश यहां पर हो जाएगा। और कन्नौज कहां है, कन्नौज ये दिया गया है, यहां पर कन्नौज
कन्नौजिये है। ठीक है, तो इनके मध्य ही क्या हुआ था दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो कन्नौज है, कन्नौज का जो साम्राज्य है या राजा है वो कमजोर पड़ गए थे, इसलिए इस क्षेत्र को जीतने के लिए इन तीन वंशों के बीच क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और अगर हम बात करें कि चोल वंश ने इसमें क्यों भाग नहीं लिया, क्योंकि चोल वंश इनसे क्या था, क्षेत्रफल की दृष्टि से या दूरी की दृष्टि से ये क्या था, बहुत दूर है। ठीक है, इसलिए ये इसमें क्या नहीं कर पाए, भाग नहीं ले पाए। तो हमें प्रश्न पूछा गया कि चोल वंश की राजधानी क्या थी। हमें पहला दिया गया कि कांचीपुरम, और अगला है तंजावुर, और अगला है मदुरै, और अगला है उरेयूर। ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें चोल वंश को, हमने मैप में समझ लिया है कि चोल वंश कहाँ है, तो चोल वंश ये राष्ट्रकूट है, और चोल वंश लगभग ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर दिया भी गया है चोल वंश की राजधानी ये तंजावुर, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 26। आइए देखते हैं, समझते हैं कि राजा राज चोल प्रथम द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर का नाम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और यह प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, यूटेट में भी पूछा गया है और सीटेट में भी पूछा गया है। आइए समझते हैं। ठीक है, तो साथियों प्रश्न है कि जो राजा राज है, राजा राज जो चोल वंश के हैं, ठीक है, राजा राज प्रथम, इन्होंने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया, तो पहला दिया गया बृहदेश्वर मंदिर, और अगला है कैलाश नाथ मंदिर, और अगला है मीनाक्षी मंदिर, और अगला है साथियों गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर बनाया। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो प्रश्न नंबर जो 26 है, प्रश्न नंबर 26 का कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर बनाया। ठीक है, किसने, राजा राज प्रथम ने। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है सीटेट और यूटेट दोनों एग्जामों में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम थोड़ा सा जो चोल वंश है, चोल वंश के जो साम्राज्य है, साम्राज्य के प्रशासन को समझने वाले हैं, और यहां से भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं कि किसने, यहां दोस्तों क्या होना था, किसान, यहां पर क्या होना था, किसान होना था, किसान। ठीक है, कि किसान की बस्तियां जो उर कहलाती थी, कि किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। बहुत बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, यूटेट और सीटेट दोनों में पूछा गया है कि जो किसान की बस्तियां हैं, कि चोल वंश का जो साम्राज्य है, चोल वंश के साम्राज्य या प्रशासन के समय जो किसानों की बस्तियां हैं, किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था, तो उर के नाम से जाना जाता था, या उर कहलाती थी। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गए थे, कि जो किसान क्या हो गए थे, सिंचित क्षेत्र के साथ क्या हो गए थे, समृद्ध हो गए थे, तो इस तरह के गांव के समूह को क्या कहा जाता था, नाडु कहा जाता था। कि जो सिंचित खेती वाले किसान हैं और वो क्या हो गए थे, अच्छी उपज पाने के बाद समृद्ध हो गए थे या अमीर हो गए थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, या उनके गांवों के समूहों को क्या कहा जाता था साथियों, तो नाडु कहा जाता था। ठीक है, यहां से बहुत बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना कि किसानों को बस्तियों को क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था, और इसी प्रकार से जो गांव है, गांव के समूह को क्या कहा जाता था साथियों, नाडु कहा जाता था। ठीक है, आगे है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो कन्नौज है, कन्नौज पर अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ, तो जो कन्नौज है, कन्नौज में जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद कन्नौज क्या था दोस्तों, आर्थिक रूप से संपन्न था। ठीक है, और ये गंगा के कहां है, गंगा के आसपास वाला इलाका है, तो ये उपज वाला भी क्या था, अच्छा था। तो इसीलिए तीन राजाओं के बीच क्या होता है, कौन कौन से तीन राजा, गुर्जर प्रतिहार या तीन वंश, गुर्जर प्रतिहार उनमें से एक है, राष्ट्रकूट उनमें से एक है, और पाल वंश उनमें से एक है। इनके बीच क्या होता है साथियों, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम थोड़ा इसे और डिटेल में समझने वाले हैं। जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष को थोड़ा सा और देखने वाले हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार
जो वंश है उनके बारे में समझने वाले हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उनके संस्थापक कौन थे। तो कौन है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन है? हरिचंद है। बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और अगर हम बात करें कि गुर्जर प्रतिहार में कौन मुख्य राजा था, तो नागभट्ट प्रतिहार यहां के क्या थे? मुख्य राजा थे या सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें किसकी? राष्ट्रकूट की, तो राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। यह भी प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे साथियों? दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने ही क्या करवाया था दोस्तों? हिरण्य नामक क्या करवाया था? अनुष्ठान करवाया था। क्यों? क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं थे और राजा बनने के लिए या क्षत्रिय बनने के लिए इन्होंने हिरण्य गर्भ नामक क्या करवाया दोस्तों? अनुष्ठान कराया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि राजधानी कहां है इनकी, तो राष्ट्रकूट की राजधानी कहां है? मान्यखेत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम समझने वाले हैं चोल वंश। तो चोल कहां है साथियों? चोल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और यहां इनकी राजधानी कहां है? तंजावुर, ये दी भी गई है। तो चोल वंश के बारे में हम समझने वाले हैं कि संस्थापक कौन है? विजयपाल है। बहुत बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। और विजयपाल ने ही क्या बसाया था? तंजौर शहर को बसाया था या इसकी स्थापना करी थी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो तंजौर शहर है, तंजौर शहर किसने बसाया? तो विजयपाल ने बसाया। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी राजधानी की तो तंजौर है। और अगर हम मुख्य राजा की बात करें तो मुख्य राजा इनमें कौन है? राजा राज प्रथम है। इसको थोड़ा दोस्तों ऊपर को कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा दिख पाए। तो हमने समझा कि जो राजधानी इनकी कहां है? तंजौर है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि इनका मुख्य राजा कौन था, तो राजा राज प्रथम था। चोल वंश का दोस्तों प्रमुख राजा या सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजा राज प्रथम था। और साथियों अगर हम बात करें कि जो राजा राज प्रथम है, राजा राज प्रथम ने कौन सा मंदिर बनाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। ठीक है, और अगर हम बात करें, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जो निशंभु सूदनी देवी मंदिर है वो किसके लिए समर्पित है? तो दुर्गा माता जी के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है या समर्पित है। ठीक है, तो साथियों यहां से आपको क्या पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या कर लेंगे? इन्हें नोट कर लेंगे। अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार ये वाला हो जाएगा यहां पर। और इसी प्रकार से पाल वंश ये वाला हो जाएगा। और इसी प्रकार से चोल वंश ये वाला हो जाएगा। और राष्ट्रकूट ये वाला हो जाएगा। ये हम त्रिपक्षीय संघर्ष को भी समझ गए हैं। और कन्नौज यहां पर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 27। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 27 के निम्नलिखित में से किसके राज्य काल में ही दिल्ली क्या बना? वाणिज्य केंद्र, वाणिज्य का एक क्या बना? महत्वपूर्ण केंद्र बना। तो साथियों इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले अगर आपने हमारा नोट्स अभी तक नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो उसकी फीस अब क्या हो गई है? कम हो गई है। पहले उसकी फीस कितनी थी? नोट्स की फीस 250 थी और अब 250 से कितनी कर दी गई है? 150 कर दी गई है। और वो इसलिए कर दी गई है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसका क्या कर पाए? फायदा ले पाए। ठीक है, और बहुत सारे साथियों के इस प्रकार से कमेंट या इस प्रकार से मैसेज भी आए थे व्हाट्सएप पे, तो इसलिए इसकी फीस अब कितनी कर दी गई है? 150 कर दी गई है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 150 में SST मिलने वाली है और साथ में प्लस आपको हिंदी पेडालॉजी और हिंदी ग्रामर मिलने वाली है। और साथ में आपको क्या मिलने वाली है? CDP मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको ये 3 जो नोट्स है, 3 विषय के जो नोट्स है वो मात्र कितने में? मात्र और मात्र 150 में मिलने वाले हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, अभी भी आपके पास कितने? 10 दिन बचे हुए हैं। और 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं? इनको पढ़कर क्या कर सकते हैं साथियों? पेपर क्वालिफाई या पास कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9808936634 पर आप हमें क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। यहां आप हमें मैसेज कीजिए और वहां पर आपको क्या मिल जाएगा साथियों? नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स की जो फीस है वो मात्र कितनी रख दी गई है? अब 150। और 150 में भी आपको 3 सब्जेक्ट के नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न किसके बारे में है? तो निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में
जो दिल्ली है, दिल्ली वाणिज्य का एक क्या बन गया था, महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो पहला दिया गया कि तोमर, अगला दिया गया कि चौहान, या चौहान कोई किस नाम से जाना जाता है, चौमान के नाम से भी जाना जाता था, और अगला है कि गुलाम वंश, और अगला है ए और बी दोनों, यहां पर दोस्तों सत्य हो गया, यहां पर सत्य होना था, ए और बी दोनों सत्य। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए, और जो बी है ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। तोमर वंश और जो चौहान वंश है, इनके काल में ही जो राज्य है, राज्य क्या हो गया था, जो दिल्ली है, दिल्ली वाणिज्य का एक क्या बन गया था, महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर, और अब हम प्रश्न नंबर 28 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 28 है साथियों कि अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो सुल्तान मोहम्मद के नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया गया था। ठीक है, और अगला है कि वो लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। ठीक है, अगला है कि उसके निशाने पर संपन्न मंदिर थे, कि जो सुल्तान कौन है, मोहम्मद है, ये क्या है, इनके जो निशाने पर रहते थे वो संपन्न मंदिर रहते थे। मंदिरों में बहुत ज्यादा क्या होता था, धन होता था, और ये उस पर आक्रमण करते थे, और फिर जो सारा के सारा जो धन है उसे क्या कर लेते थे, जीत लेते थे या अपने यहाँ ले जा लेते थे। जिनमें गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है ये भी क्या था, एक प्रमुख था, जिन पर इन्होंने क्या करे, आक्रमण करे। किसने, जो अफगानिस्तान के गजनी सुल्तान मोहम्मद है। ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही उत्तर हो जाएगा कि ए बी सी, ये तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 29। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 29 है साथियों कि चौहान वंश के संबंध में क्या करना है, हमें सत्य कथन चुनना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि चौहान वंश दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर क्या कर रहे थे, शासन करते थे। ठीक है, अगला है कि पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। ठीक है, अगला है जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। और डी है कि चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। ठीक है, और ई है कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो ई है ये सही उत्तर हो जाएगा, कि ऊपर के चारों कथन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ई है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो साथियों प्रश्न देने वाला है प्रश्न नंबर 30। आइए समझते हैं। चोल वंश के साम्राज्य का प्रशासन के संबंध में असत्य कथन, हमें क्या करना है कि जो चोल वंश है, चोल वंश का जो साम्राज्य है उसके संबंध में हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला दिया गया कि किसानों की बस्तियों को नाडू कहा जाता था, यह नाडू कहलाती थी। और अगला है कि गांव के समूहों को उर कहा जाता था। और सी है कि ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कहीं प्रशासनिक कार्य करते थे। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो पहला और जो दूसरा है या ए और बी है ये दोनों के दोनों क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था, किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। इसी प्रकार से गांव के समूह को क्या कहा जाता था, गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और जब ये दोनों के दोनों गलत है, हमें यही पूछा था कि कौन से गलत है, तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही उत्तर हो जाएगा। हमें गलत पूछा था ना कि असत्य कौन से, ये भी असत्य, ये भी असत्य, तो यहां पर असत्य ही क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो साथियों प्रश्न को करने से पहले या समझने से पहले, अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो और अगर आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लासें कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों प्रश्न को। तो प्रश्न है कि निम्न स्तंभों का हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, पहला है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, जो गैर ब्राह्मण है किसानों की जो भूमि है, भूमि की स्वामी की जो भूमि है उन्हें क्या कहा जाता था साथियों, बेलन वागाई कहा जाता था। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि है उसे क्या कहा जाता था, ब्राह्मदेह कहा जाता था। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो दी गई भूमि है वो क्या कहलाती थी, शाला भोग कहलाती थी। और अगला है कि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी, देवदान कहलाती थी। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जैन संस्थानों को दान की गई भूमि क्या कहलाती थी, पल्ली चंदनम कहलाती थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मिलान है, ये सारे के सारे मिलान पहले से ही सुमेलित है, तो यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि पेपर में आपको 1-2 मिलान ऊपर नीचे कर दिए जाएं, लेकिन आप क्या कर लेंगे, इन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है ये आज के लिए प्रश्न तो अंतिम रहने वाला है, लेकिन इसके बाद हम किसे समझने वाले हैं, गुलाम वंश को समझने वाले हैं, या खिलजी वंश को समझने वाले हैं, या तुगलक वंश को समझने वाले हैं, या लोधी वंश को समझने वाले हैं, या जो दिल्ली सल्तनत है इनमें जो सामान्य तथ्य है उसे हम इसके बाद समझने वाले हैं। तो इसलिए आप इस प्रश्न को करने के बाद भी क्या रहेंगे, बने रहेंगे क्लास में। ठीक है, आइए समझते हैं साथियों आज के लिए अंतिम प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए। हमें क्या करना है, सही जोड़े बनाने हैं। गुर्जर प्रतिहार, तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार कहां है, पश्चिम दक्कन में है। तो गुर्जर प्रतिहार कहां है, पश्चिम दक्कन में है और ये दक्कन का हिस्सा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट कहां हो जाएंगे, गुजरात। राष्ट्रकूट कहां है, ये गुजरात का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर राजस्थान नहीं होना था, राजस्थान थोड़ा सा क्या है, ऊपर को है। ठीक है, और अगला है पाल वंश, तो पाल वंश कहां है, बंगाल की ओर है। पाल वंश आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये पाल वंश है, तो ये कहां है, बंगाल की ओर है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें चोल, तो चोल कहां है साथियों, चोल तमिल में है, तो तमिलनाडु। ठीक है, तो साथियों ये इसके क्या हो जाएंगे, सही मिलान हो जाएंगे। अब हम किसे समझने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत को समझने वाले हैं। और दिल्ली सल्तनत के जो क्या है, महत्वपूर्ण 5 जो वंश है उनके बारे में समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। और यहां से साथियों बहुत बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको क्या करा है, एक टॉपिक के रूप में रखा है, ताकि जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं हम सारा के सारा क्या है, टॉपिक के रूप में समझने वाले हैं। ठीक है, और साथियों अगर आप इन सबको नोट्स के रूप में चाहते हैं तो आप हमारा क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और वहां पर आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। और साथ में आप क्या करें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी ये चीजें आपको क्या मिल जाएगी, सारी की सारी चीजें ये फ्री में मिल जाएगी। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स की फीस कोई ज्यादा नहीं है, 150 है। और 150 में आपको क्या मिल जाती है, सीडीपी मिल जाती है और एसएसटी मिल जाती है। और साथ में जो हिंदी है, हिंदी पेडालॉजी और हिंदी ग्रामर, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 150 में मिलने वाला है। ये सब 150, अगर आप किसी ठेली वाले के यहाँ पर भी अगर मोमो चाउमीन खाने जाते होंगे तो इससे ज्यादा तो आप कुछ टाइम में ही क्या कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। और अगर आप ये लेते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बन सकती है। आपका यूटेट जो पेपर है वो बड़े आसानी से या बड़े अच्छे नंबरों के साथ क्लियर हो सकता है। अभी आपके पास कितने, लगभग 10 दिन बचे हैं और 10 दिन के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को पढ़कर पेपर पास कर सकते हैं। आइए समझते हैं साथियों, सबसे पहले हम गुलाम वंश को समझने वाले हैं। आइए देखते हैं कि गुलाम वंश से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दिल्ली जो सल्तनत है की स्थापना कब होती है,
1206 ईस्वी में होती है। तो दोस्तों ये भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कब होती है, तो 1206 ईस्वी में होती है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपरों में पूछा भी गया है कि जो गुलाम वंश है, यहां पर साथियों गुलाम वंश होना है, दिल्ली के नहीं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन होंगे, तो गुलाम के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाई, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करा। इन्होंने क्या करा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करा, पूरी नहीं बना पाई। ठीक है, अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु क्या हो जाती है, 1210 में पोलो खेलते समय हो जाती है। ठीक है, अगला है कुतुब मीनार पूर्ण करवाने वाला कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करता है साथियों, कुतुब मीनार को पूरा बनाता है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और आगे है कि दिल्ली सल्तनत में जो सिक्का है, सिक्का प्रणाली किसने शुरू करी थी, तो वो भी इल्तुतमिश ने करी। अगला है दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। ये भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है, तो इल्तुतमिश की पुत्री है। ठीक है, और अगला है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक। बहुत से भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली जो सल्तनत है इसकी पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, बहुत बार साथियों यहां से प्रश्न पूछा गया है। अब हम खिलजी वंश को समझने वाले हैं कि खिलजी वंश से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, ताकि आप इसे क्या कर पाओ, अच्छे से देख पाओ। ठीक है, आइए समझते हैं साथियों खिलजी वंश को। अब हम समझने वाले हैं कि खिलजी वंश से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक है या स्थापना है वो कब होती है, 1290 में होती है। और संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी थे। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि खिलजी वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, और इसी प्रकार से साथियों अगर हम अब बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश कौन, गियासुद्दीन तुगलक और मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने क्या करा, इन ईस्वियों में क्या करा, शासन करा। ठीक है, और इसी प्रकार से अब हम बात करें अगर किसकी, लोधी वंश की, तो लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है, लोधी वंश की स्थापना कब होती है, 1451 में होती है। और इसी प्रकार से संस्थापक कौन है, बहुल लोधी है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी कौन से वंश से हैं, तो साथियों लोधी वंश से हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम सैयद वंश को समझने वाले हैं। सैयद वंश में खिज्र खान क्या थे, महत्वपूर्ण शासक थे। अब हम इसी प्रकार से समझने वाले हैं कि जो दिल्ली है, अब साथियों हम समझने वाले हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है इसमें जो सामान्य तथ्य है, मतलब जो पेपर में ज्यादा से ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो साथियों पहला है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन है, साथियों गुलाम वंश है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अंतिम वंश कौन है, तो अंतिम वंश हो जाएगा दोस्तों लोधी वंश। और इसी प्रकार से अगला है कि सल्तनत का प्रशासनिक प्रमुख है, प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता था साथियों, वजीर कहा जाता था। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि आपको और चीजें क्लियर हो पाए। ठीक है, सल्तनत के जो प्रशासनिक प्रमुख है उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें वजीर कहा जाता था। और अगला है साथियों सैन्य प्रमुख को क्या कहा जाता था, आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो सैन्य प्रमुख है उन्हें क्या कहा जाता था, काजी उल कुजात कहा जाता था। और इसी प्रकार से जो सल्तनत काल में जो भूमि कर है, भूमि कर को किस नाम से जाना जाता था, तो साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो भूमि कर है, भूमि कर को किस नाम से, खराज के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें धार्मिक कर, तो धार्मिक कर को किस नाम से जाना जाता था, जजिया के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों इस क्लास को अपने उन साथियों तक जरूर से जरूर शेयर करें जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। तो चलिए आज
के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।